हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो है मैराथन क्लास है हिंदी उपन्यास पे। यूनिट 6 में टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। इन 13 उपन्यास को जो मैंने आज की क्लास में टारगेट किया है। 13 उपन्यास से जो है मैंने 100 प्रश्नों को लिया है, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर दृष्टि की बुक है आपके पास तो सभी उपन्यास को रिवाइज एक बार ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या बाद में, लेकिन रिवाइज ज़रूर करिएगा आप लोग। जितना रिवीजन आप सभी करेंगे अपने टॉपिक को, उतना ही आपकी तैयारी मजबूत बनेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न जो है मैंने खुद बनाया है, 3 से 4 घंटे लगे हैं प्रश्नों को बनाने में। और आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी यूनिट से जो है मैं मैराथन क्लास लूँगी, है ना। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक दंगों पर आधारित है। कथन 2 है, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है और दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताइए दोनों कथन सही है या गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है ये पहला गलत है। राइट आंसर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों कथनों को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तमस उपन्यास के पात्र मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, मेहता जी जिला कांग्रेस के सदस्य हैं। ऑप्शन बी है, वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। ऑप्शन सी है, कुल मिलाकर ये 16 वर्ष जेल काटकर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है, इन पर आरोप लगाया जा रहा था कि सेठ है ना, सेठी नहीं होगा, सेठ ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीघे जमीन मिलने वाले थे। ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तमस उपन्यास के पात्र हैं मेहता जी, इनके संबंध में जो है ये कथन सारे दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए आप सभी, राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए इसको 1 लाइनर करके भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताती हूँ। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि तमस उपन्यास के किस पात्र पे जो है आरोप लगाया गया था कि 50,000 बीघे ज़मीन मिलने वाली है। ठीक है, तो मेहता जी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। तमस उपन्यास में कौन सा पात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? देशराज, अजीत सिंह, बख्श जी, जनरल सिंह। सभी पात्र जो है तमस उपन्यास से हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा पात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्श जी। ठीक है, ये जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होते हैं, ये सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। उपयुक्त कथन तमस उपन्यास से किस पात्र का है? रिचर्ड्स का, लीजा का, बख्श जी या जरनैल? यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिचर्ड्स के कथन बताइए। ठीक है, ये जो तमस उपन्यास का पात्र है रिचर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में जो है सारे कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा कथन जो है रिचर्ड्स के हैं ये हमें बताना है, जानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन देखेंगे, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर के मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल के मांस खाते हैं। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा। डी ऑप्शन है, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, ई ऑप्शन, गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है सारे, एक जगह सभी कथनों को मैंने यहाँ पे ले लिया है जो महत्वपूर्ण मुझे लगा। ठीक है ना। तो बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, कौन कौन सा कथन जो है रिचर्ड्स का है। राइट आंसर हो जाएगा A, B, C। पढ़ के भी अगर आपने तमस उपन्यास पढ़ा है तो आपको पता चली गया होगा कि इसमें कथन जो है रिचर्ड्स के कौन कौन से हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन, ये कथन किसका है, तो ये लीजा का कथन है। ठीक है, लीजा का कथन है। और ई ऑप्शन, ये किसका कथन है, एक मिनट रुक जाइए, ये कथन देखते हैं। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ये हो जाएगा शंकरलाल का। ठीक है, ये कथन है शंकरलाल। ठीक है, तो लीजा का कथन भी आप लोग ध्यान रखेंगे और लास्ट का ई ऑप्शन का जो है शंकरलाल का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों जो है रिचर्ड्स के कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, केवल A, B, C। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए देखेंगे, हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल है। बी ऑप्शन है, इनके गांव का नाम ढोक इलाही बख्श है। ठीक है, गांव का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। हरनाम सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र है, बख्श जी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनसे मैंने कथन भी लिया है और उनसे प्रश्नों को भी मैंने लिया है। ठीक है, तो देखेंगे हरनाम सिंह के गांव का क्या नाम था, ढोक इलाही बख्श। ठीक है, हरनाम सिंह के तहसील का नाम क्या था, नूरपुर नाम था, नूरपुर, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों ऑप्शन। ई ऑप्शन देखेंगे, हरनाम सिंह की बेटी का नाम जसवीर कौर और बेटे का नाम इकबाल सिंह। ठीक है, ई ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए। उपन्यास से आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे आज की क्लास में, तो धैर्य बना के रखे रहिएगा आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि 3-4 प्रश्न आप सॉल्व किया और बाकी छोड़ दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की गलती होगी ना अगर प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1927। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाशन वर्ष, आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से जो है 100% प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे आप लोग। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष है 1934। ठीक है, 1934। सन्यासी 1941। न आने वाला कल 1968।
ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी है जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैला आंचल आएगा। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। पानी के प्राचीर 1961। लोक ऋण 1977। जंगल जहाँ शुरू होता है 2000। ठीक है, 2000। ठीक है ना, तो हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जंगल जहाँ शुरू होता है संजय का ही जो है ये उपन्यास है, आप लोग ध्यान रखिएगा 2000। इस उपन्यास पे 2001 में जो है इंदु वर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लंदन में दिया गया था संजय को। ठीक है, जो उपन्यासकार महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, अंतराल मोहन राकेश का, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का। राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 3। 4 5 1 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? बहुत आसान प्रश्न है, जो पुराने बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। आधा गांव। ठीक है, आधा गांव का प्रकाशन वर्ष है 1966। राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न से आप लोग सतर्क रहा करिए। ठीक है, यहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम नहीं है। ठीक है, ये जो है धार्मिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव पर आधारित उपन्यास है आखिरी कलाम। ठीक है, बाकी आधा गांव, सूखा बरगद, झूठा सच, ये सभी उपन्यास जो है विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी के आपके सिलेबस में जो यूनिट 6 है हिंदी उपन्यास, जितने भी उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास जो लगे हुए हैं उनको तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है पूरा, लेकिन उनके अदर उपन्यास जो हैं वो आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से। ठीक है, वैसे मैंने लिया है सभी उपन्यासकार के सभी उपन्यासों से प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, अलग से नाम लिख लीजिए कौन कौन से उपन्यासकार लगे हुए हैं, और उनके आप लोग एक बार बुक खोलिए और सभी उपन्यास को रिवाइज़ कर लीजिए विद प्रकाशन वर्ष के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। यशपाल, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। ठीक है, ये हमारा क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, 1941 दादा कामरेड, देशद्रोही हो गए हैं 46 दिव्या। कैसे होगा? देशद्रोही 46 में है, दिव्या 45 में है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं।
दादा कामरेड 1941 है। देशद्रोही 46 में ही है ना। इसको दो देश, पहले दिव्या होना चाहिए फिर देशद्रोही होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं प्रकाशन वर्ष बता दे रही हूँ, आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। दिव्या 1945, झूठा सच 1958, ठीक है। और उसका जो दूसरा है झूठा सच का दूसरा भाग जो है 1960 में, ठीक है ना। आप लोग जानते रहिए, इसमें है नहीं लेकिन मैं अलग से बताया, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्रम है, क्रम यही होगा, राइट आंसर यही है ऑप्शन ए। लेकिन एक बार देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लेंगे, मुझे तो 46 ही याद है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? तो शशि और सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुणिया, ठीक है, निर्गुणिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। महिला उपन्यासकार से मैंने प्रश्न लिया है, ठीक है, और ये PYQ में भी आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से प्रश्न ले लेती हूँ। तो ये जो है PYQ का प्रश्न है, ठीक है। लिखने से बढ़िया प्रश्न तो वही बनाना था मुझे, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। लेकिन प्रकाशन वर्ष भी मैं आप सभी को बताऊँगी, और किसका कौन सा उपन्यास है ये भी मैं आपको सभी को बताऊँगी, ठीक है, ये ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे रुकेगी नहीं राधिका, ठीक है, रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। आपका बंटी मन्नू भंडारी, ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, 1971, ठीक है। और इनका एक और उपन्यास है महाभोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरजमुखी अंधेरे में है, ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे। रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, सूरजमुखी अंधेरे में है 1972, चितकोबरा 1979, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आएगा, ज़रूरी नहीं सेम टू सेम ऐसे ही आए, लेकिन इधर उधर करके आएगा ज़रूर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। गोबर जो है गोदान उपन्यास का पात्र हो जाएगा भुवन नदी के द्वीप। महामाया बाढ़ भटकी आत्मकथा और कुमारगिरी चित्रलेखा, ठीक है। तो 4, 1, 2, 5 ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 5 राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम बताइए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का अनुक्रम बताना है। सबसे पहले इनका कौन सा उपन्यास आएगा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाढ़ भटकी आत्मकथा आप सभी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ भटकी आत्मकथा 1946। तो रट गया होगा आप लोगों को प्रकाशन वर्ष इसका, है ना। चारुचंद्रलेख 63 1963, पुनर्नवा 73 1973, अनामदास का पोथा
76। ठीक है, तो 46, 63, 73, 76 ये 4 नाम याद रखिएगा, ये प्रकाशन वर्ष के हिसाब से मिलाने के लिए ज़रूर आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बाणभट्ट की आत्मकथा एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। निसहाय हिंदू आएगा उसके बाद। ठीक है, 1890। उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ होगा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1899, 1899। और देहाती दुनिया 1926। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये सभी उपन्यास हैं, इनको आप लोग रिवाइज एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, शुरू के उपन्यास। ठीक है, और कौन ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सामाजिक उपन्यास है, कौन राजनीतिक उपन्यास है, ये इसका भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, पता नहीं चलता है ना, प्रश्न आ सकता है यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। घबराएंगे नहीं आप लोग। ठीक है, अभी मैसेज आ रहा था, पारुल स्टूडेंट हैं, मैसेज करती हैं मेरे पास, तो उनसे मैं यही कहूँगी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन लेने से जो है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है, जितना भी आप लोग पढ़ें भूल जाएगा। और ऑफलाइन पेपर है, तो मुझे लगता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन पेपर मैं अपनी विचार जो है बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पेपर सही है। उसमें टाइमिंग जो है आपका बच सकता है। पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें जो है कंप्यूटर में इधर उधर करने में वो टाइम वेस्ट होता है, खींच के इधर ले जाओ, खींच के उधर ले जाओ, तो ऑफलाइन ठीक है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना, तो चलिए राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, गबन। जलपा, ठीक है, दोनों एक ही उपन्यास के पात्र हैं। नदी के द्वीप, ओहो एक मिनट रुकिए, मैंने गलत बोला ना, दोनों एक ही उपन्यास के पात्र। गबन उपन्यास के पात्र जलपा है, और नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र है भुवन। मैला आंचल के हो जाएंगे डॉक्टर प्रशांत, और बाणभट्ट की आत्मकथा के निपुणिका। ठीक है, तो 3, 4, 2, 5 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 5 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा झूठा सच, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। फिर आएगा आधा गांव 1966, तमस 1973, सूखा बरगद 1986। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, उसको याद भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किनके जीवन का चित्रण किया गया है? तो बहुत आसान प्रश्न है, तुलसीदास का। आगे देखिए अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ करके 31 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। कथन 2 है, भगवत प्रसाद पांडे मेरे लिपिक का काम किए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन गलत है, दोनों सही है, या एक सही है 2 गलत है, 2 सही है किंतु 1 गलत है। राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यास, ठीक है, सभी आंचलिक उपन्यास हैं, उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रत्नाथ की चाची किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। परति परिकथा ये उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। कृष्णा सोबती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। एक मिनट, गलत हुआ यहाँ पे। कृष्णा सोबती का हो जाएगा समय सरगम, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला, और कमलेश्वर का हो जाएगा कितने पाकिस्तान, है ना। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 सही जवाब है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 1 3 4 2 1, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तब तक आप लोग देखिए, राइट आंसर अभी बताती हूँ। चलिए देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। पहले भी मैंने बताया। आपका बंटी 71, चाक जो है 97, ठीक है। 2 ऑप्शन इसमें अलग हैं, ठीक है। आवा 1999। ये हमारा जो है क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? पहले आएगा झूठा सच, ठीक है। उसके बाद आएगा आधा गांव, धरती धन्य अपना, और धार, ठीक है। ये क्रम है। झूठा सच 1958, आधा गांव 1966, धरती धन्य अपना 1972, ठीक है। और धार का मुझे प्रकाशन वर्ष अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रम यही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? भाग्यवती नहीं है, ठीक है। भाग्यवती जो उपन्यास है ये देवकी नंदन खत्री का नहीं है।
आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इनके उपन्यास का प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। ये जो है क्रम है, ठीक है। क्रम से याद करेंगे, हृदय की परख से जो है हृदय की प्यास बुझ गई, फिर अमर अभिलाषा मिली, फिर हमने आत्मदाह किया, ठीक है। ऐसे क्रम में दिमाग में बिठा लीजिएगा किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से। आगे चलिए, आगे देखते हैं। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलन कीजिए या सुमेलित कीजिए। उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। रंगभूमि, रंगभूमि उपन्यास की पात्र है सोफिया, और झूठा सच उपन्यास की पात्र है तारा, त्यागपत्र के पात्र है मृणाल, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का उपन्यास है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 4 1 2, 5 4 1 2, 5 4 1 2, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्र के साथ सुमेलित कीजिए। पुरुष पात्र, ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्र के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन जो पुरुष पात्र है वो गबन उपन्यास के हैं। कीर्ति वर्मा नीला चांद उपन्यास के हैं। ओंकारनाथ गोदान उपन्यास के हैं, और कुंदन हो जाएगा किस्सा गुलाम, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 1 5 2, 4 1 5 2 राइट आंसर है, ठीक है। मिला लेंगे, मिलान कर लेंगे आप लोग भी, ठीक है, और याद रखेंगे कौन सा पुरुष पात्र किस उपन्यास का है। राइट आंसर 4 1 5 2। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पात्र कौन कौन हैं इनमें से। बाणभट्ट आत्मकथा के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, निपुणिका, सुचरिता, सुचरिता, ठीक है। तो ACE, केवल ACE राइट आंसर होगा। एक मिनट, सुचरिता नहीं है, बाणभट्ट होंगे, निपुणिका और भट्टिनी, ठीक है। ACD राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। सभी बाणभट्ट के आत्मकथा के ही पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र पूछा जा रहा है, तो मुख्य पात्र में 3 आते हैं, बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ये है, यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है, यह उपन्यास 22 उच्छ्वासों में विभक्त है। सी ऑप्शन है, इस उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है और उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। ऑप्शन डी है, इसमें हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराहट को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है 100%। ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 20 उच्छ्वास नहीं है, 22 उच्छ्वास नहीं है, 20 उच्छ्वास हैं, ठीक है। 20 उच्छ्वासों में विभक्त है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम क्या था?
दक्ष भट्ट, आर्यभट्ट, महेश भट्ट या बाणभट्ट? दक्ष भट्ट, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। यह उपन्यास जो है, यह कथन जो है किस उपन्यास से है? यह कथन किस उपन्यास से है? राइट आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास से, ठीक है। और कौन कहता है? शेखर कहता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। उपयुक्त संवाद किस उपन्यास से है? उपयुक्त संवाद किस उपन्यास से है? तो ये कथन भी शेखर एक जीवनी से है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। उपयुक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है? गोदान उपन्यास से यह कथन जो है मेहता साहब का है। मेहता साहब का कथन बहुत आता है, और मिसेस खन्ना का, और दाता दीन और माता दीन, ठीक है। दाता दीन का लड़का होता है माता दीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। उपयुक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है? बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है, माता दीन। यह कथन जो है माता दीन का है। कुछ नए कथनों को मैंने लिया है गोदान उपन्यास से, ठीक है। जो बार बार आता है वो आप लोग PYQ सॉल्व किए होंगे तो अच्छे से उसको आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का पात्र गोबर के व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। गोदान उपन्यास का पात्र है गोबर, उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में जो है असत्य कथन बताना है। देखते हैं, ऑप्शन ए, होरी और धनिया का बेटा है गोबर, जिसकी उम्र 16 साल है। उपन्यास के आरंभ में जो है 16 साल उम्र होती है, ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, मुंह पर असंतोष और विद्रोह की भावना है। सी ऑप्शन है, सांवला लंबा गहरा युवक है। डी ऑप्शन है, लखनऊ में पहले अपना खोचा बनाता है, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो राइट आंसर ई ऑप्शन ही होगा, कोई नहीं, ठीक है। कोई असत्य नहीं है, सभी जो है सत्य कथन है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? इनमें से किस उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदान उपन्यास को। आगे देखिए अगला प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर गोपाल राम इसे हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मानते। बी ऑप्शन है, यह उपन्यास 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ है। सी ऑप्शन है, इस उपन्यास में पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। डी ऑप्शन है, उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान और छोटे बेटे के हिस्से में मकान आता है, ठीक है। दौलत राम और जो है इसका छोटा भाई जो होता है, ये दोनों किसके पुत्र होते हैं? तो सरो सुखलाल के पुत्र होते हैं, ठीक है। मुख्य पात्र है सरो सुखलाल देवरानी जेठानी की कहानी में, ठीक है। बहुत छोटी सी कहानी है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? देखेंगे,
डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मानते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर गोपाल राय जो है हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी कहानी को ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है लाला सर्वसुखलाल मेरठ का अग्रवाल बनिया है। ऑप्शन बी है दौलत राम लाला सर्वसुखलाल का बड़ा बेटा है और अपने पिता का व्यवसाय में सहयोग करता है। सी ऑप्शन है सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी है, या अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। ये ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और ज्ञानो जो है जेठानी होती है और इसकी देवरानी का क्या नाम होता है? आनंदी। ठीक है, जो पढ़ी लिखी होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो तमस का है 1973, मैला आंचल का है 1968, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946, शेखर एक जीवनी 1940। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले आएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास कुल कितने अंकों में विभाजित है? मानस का हंस जो उपन्यास है कुल कितने अंकों में विभाजित है, बताइए। इकतीस अंक। ठीक है, 31 अंकों में विभाजित है मानस का हंस उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पार्वती जो पात्र है वो है मानस का हंस उपन्यास से। ठीक है, कनक झूठा सच। ठीक है, सभी जो है महिला पात्र हैं। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था निम्नलिखित महिला पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सभी महिला पात्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आप लोग ध्यान रखेंगे। बेला राग दरबारी उपन्यास की अकेली पात्र है बेला। विंद्रोई जिंदगी नामा। ठीक है, विंद्रोई जिंदगी नामा उपन्यास की पात्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 3 4 1। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। मैला आंचल 1954 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? 1968 बताया था शायद मैंने, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, राग दरबारी उपन्यास के कथनों पर विचार कीजिए। राग दरबारी उपन्यास के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। ऑप्शन बी है, इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी है, यह उपन्यास 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित है। डी ऑप्शन है, यह उपन्यास आत्मपरक शैली में लिखा गया है। इनमें से कौन सा असत्य कथन है ये बताइए। ठीक है, असत्य बताना है। असत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उपन्यास आत्मपरक शैली में नहीं लिखा गया है, व्यंग्य शैली में लिखा गया है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, व्यंग्य शैली, है ना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो असत्य बताना था, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र एमए करके लगभग 4 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आया था? रूपन, रंगनाथ, मिस्टर खन्ना या बंदी पहलवान? बताइए इनमें से कौन सा पात्र जो है राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र एमए करके लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टियों पर आया था? वो था रंगनाथ। ठीक है, रंगनाथ। अगला प्रश्न है, सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है? राग दरबारी उपन्यास या कथन किस पात्र का है? बताइए कौन कहता है सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? राग दरबारी उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ का। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास का नायक पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे रंगनाथ ही है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, इनका जन्म 1925 के अतरौली गांव लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के अतरौली गांव में हुआ था, यूपी में। ठीक है, बी ऑप्शन है, 1909 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। सी ऑप्शन है, श्रीलाल शुक्ल व्यंग लेखक शैली के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन है, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए 1998 में व्यास सम्मान मिला था। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है सही जवाब है। ठीक है, विश्रामपुर संत के लिए इनको जो है व्यास सम्मान मिला तो था, लेकिन 1998 ईस्वी में नहीं, 1999 में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो हमें गलत ही बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, हम तो निमित्त हैं, करणहार तो ऊपर वाला है, उसकी नज़र रहे तो दुनिया का ज़रा ज़रा पुख्ता होगा। जिंदगी नामा उपन्यास से किस पात्र का ये कथन है? शाहजी का कथन है। ठीक है, ये कथन जो है शाहजी का है। ये सभी पात्र जो है जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। शाहजी, साहनी, बड़े शाह, मेहरी, चाची मेहरी। ठीक है, मेहरी चाची, चाची मेहरी नहीं, मेहरी चाची। अगला प्रश्न है, कृष्ण जी जिस तरह परिवेश लेते हैं अपनी कृष्णा सोबती, ओहो एक मिनट रुक जाइए, कृष्णा सोबती रहेगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा मेरे से। ठीक है, कृष्णा सोबती जी जिस तरह परिवेश लेती हैं अपनी कहानियों में, उसकी भाषा में एकदम परिवर्तन होता है। भाषा और परिवेश के अंदर वे अद्भुत सा संतुलन वे कायम करती हैं। कृष्णा सोबती के लिए यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का, निर्मल वर्मा का, कमलेश्वर का या जैनेन्द्र का? राइट आंसर क्या होगा? यह कथन निर्मल वर्मा जी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कृष्णा सोबती के बारे में, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 50 प्रश्न रहने दें क्या, है ना, 50 से आगे कल कर लेंगे। ठीक है, लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग भी सॉल्व करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो 40-45 मिनट हो ही गया होगा, तो आप लोग 50 प्रश्नों को, इतने प्रश्नों को आप लोग अच्छे से इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। क्या पता भगवान की दया से यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी अगर प्रश्न आ गया तो, है ना। तो आप लोग जो है 50 प्रश्नों को सॉल्व करिए। कल की क्लास में जो है आगे के प्रश्नों को सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, कल की क्लास में भी 50-60 प्रश्न ऐसे होंगे, है ना। 120 मेरे ख्याल से प्रश्न है, 120 या 110 होंगे, मैंने इतने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक लाइक बहुत ज़रूरी है, और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए आप लोग।